राजा रंजीत सिंह जी की जो मूर्ति थी उसको भी हथौड़ा मार के खंडित कर दिया था इन लोगों ने। लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट किया फेसबुक पे, गोल्डन टेम्पल जो था उसके ऊपर अटैक होता है। इसका मैनेजमेंट और लिंक पाकिस्तान की वेबसाइट से निकला snip.pk से। दिल्ली के अंदर सिखों के साथ कत्लेआम होता है। यूएस के अंदर एक लॉयर था गुरपतवंत सिंह पन्नू, तो 2007 में ये जो पन्नू है एक ब्लंडर ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। और जब वो ताजमहल देखने गए थे, योगी जी ने खुद ताजमहल दिखाया। कम्युनल हेट क्रिएट करने के लिए एक पंडित जी की किलिंग करवा दी थी। बेनजीर ने खालिस्तान सेपरेटिस्ट जो थे उनकी डिटेल भी राजीव गांधी को दी थी। ऑस्ट्रेलिया के जो मंदिर थे वहां पे तोड़ फोड़। और देखिए, आपने देखा ही होगा कि इंडिया कनाडा के जो रिलेशन है सिर्फ कुछ ही दिनों में बहुत ही तेजी से नीचे गिर गए। लेकिन ये सब जो हो रहा है अभी, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं है, ये कई सालों से जो टेंशन बिल्डअप हो रही थी इंडिया कनाडा के अंदर, ये उसका रिजल्ट है। अब इन सालों में क्या क्या हुआ और कैसे एक निज्जर नाम के आदमी के लिए दो देश आमने सामने आके खड़े हो गए, पूरा मैटर क्या है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होते ही कनाडा के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो काफी अच्छे थे। उस टाइम पे जब इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ रहा था तो कनाडा ने फूड, फाइनेंस, टेक्निकल सपोर्ट, हर तरीके से सपोर्ट किया था इंडिया को। इनफैक्ट 1951 में कनाडा ने इंडिया को अपने आप को संभालने के लिए 3.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर दिए थे। और 1960 में कनाडा के पीएम जॉन डिफनबेकर, इन्होंने इंडिया के अंदर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो थे इन सब में बहुत सपोर्ट किया था। और हर साल ये जो रिलेशन था वो बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा था। लेकिन इसके बाद डेट आती है मई 1974। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा जिसका कोड था, इस नाम से एक टेस्ट किया। अब यहां से जो कनाडा है वो काफी नाराज हो जाता है। कनाडा का ये कहना था कि हमने जो आपको प्लूटोनियम दिया था आपको डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आपने उसका मिसयूज किया। और कनाडा के साथ साथ जो वेस्ट कंट्रीज थी वो भी बहुत गुस्सा थी इंडिया से। तो कुल मिला के ये वो टाइम था जब कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन थे वो एकदम से खराब हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं कनाडा फिर से इनिशिएटिव लेता है। कनाडा का ये कहना था कि चलो आपने न्यूक्लियर टेस्ट तो कर लिया, अब आप एक काम कर दो, आप कि आप एनपीटी पे साइन कर दो। लेकिन इंडिया जो था वो एनपीटी पे साइन करने वाला नहीं था, उसने साफ मना कर दिया था। इंडिया का कहना था कि हम इस पे इसलिए साइन नहीं करेंगे, ये जो एनपीटी एग्रीमेंट है इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये जो एनपीटी एग्रीमेंट था इसमें यह था कि जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन जो बना लिए वो तो वेपन रख सकते हैं, उसके बाद अगर कोई टेस्ट करेगा या रखेगा या किसी ने बनाए हैं तो वो उस वेपन को नहीं रख सकता। अब चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, इनको तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इन्होंने इस डेट से पहले न्यूक्लियर वेपन बनाए थे, लेकिन इंडिया ने इसके बाद बनाए थे। तो इसलिए इंडिया ये कह रहा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और ऐसे एग्रीमेंट पे हम साइन नहीं करेंगे। और इसी वजह से ये जो टाइम था जहां पे बात बन सकती थी इंडिया और कनाडा की, फिर से खराब हो जाती है। अब इसके बाद ईयर आता है 1971। आपको पता है कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सोल्जर्स जो थे उनको बंदी बना लिया था। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट था जिसका बदला वो इंडिया से लेना चाहता था। वो भी चाहता था इंडिया के 2 टुकड़े हों। अब इसी टाइम पे जो पंजाब है उसके अंदर भी अशांति फैली हुई थी। तो इस चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान के एक लीडर थे याया खान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाब के एक पॉलिटिशियन थे जगजीत सिंह चौहान, तो पाकिस्तान के जो याया खान थे उन्होंने जगजीत सिंह को पाकिस्तान बुलाया। अब जगजीत सिंह को पाकिस्तान बुला के इनको सिख लीडर बना दिया जाता है, कई सारी मीटिंग भी होती है। अब जगजीत सिंह पाकिस्तान में सारी मीटिंग करने के बाद, सिख लीडर बनने के बाद सीधे पहुंचता है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद एक पेड आर्टिकल छपवाता है न्यूयॉर्क टाइम्स में। बेसिकली उस आर्टिकल में पंजाब को इंडिया से अलग करने की बात कही थी और एक खालिस्तान नाम से एक देश अनाउंस कर दिया था जिसका प्रेसिडेंट उन्होंने खुद को अपने आप को रख लिया था। और ऐसा नहीं था कि अकेला खालिस्तान की मांग कर रहा था, कई सारे पंजाब के अंदर ऐसे ग्रुप्स खड़े हो गए थे जो खालिस्तान बनने की डिमांड करना शुरू कर रहे थे। तो जितने भी ग्रुप बन रहे थे उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था वो हुआ था बब्बर खालसा, जिसको तलविंदर सिंह परमार और सुखदेव सिंह ने बनाया था 1979 में। और ये सारे मिलकर एक ही डिमांड कर रहे थे कि पंजाब को इंडिया से अलग करो और खालिस्तान बनाओ। अब देखिए, ये जो डिप्लोमेसी होती है ये हर लेवल पे होती है, चाहे ये इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या आपके घर परिवार में। कैसे एक देश या फिर एक इंसान किसी का बुरा या भला बन जाता है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेटिक स्किल की जरूरत होती है। हमारी हिस्ट्री में चाणक्य को सबसे बेस्ट माना गया है डिप्लोमेसी में। आज भी आप चाणक्य नीति के बारे में सुनते और पढ़ते होंगे। इसलिए मैं आपको आर्ट ऑफ विनिंग द चाणक्य वे बाइट रिकमेंड करना चाहूंगा, जिसमें चाणक्य की बातें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। ये बाइट कुक्कू एफएम पे अवेलेबल है। लेकिन एक मिनट, ये बाइट क्या होता है? कुक्कू एफएम बाइट एक परफेक्ट सॉल्यूशन है आपके और मेरे जैसे बिजी लोगों के लिए, जिससे आप सिर्फ 15 मिनट में बुक के की आइडियाज ले सकते हो और अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से कभी भी सुन सकते हो।
कुकू एफएम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक अपनी निश के हिसाब से सुन सकते हैं। और मेरी ऑडियंस मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे 50% डिस्काउंट ले सकती है। डाउनलोड करने के लिए लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब पंजाब का माहौल क्यों खराब था, भिंडर वाले का क्या रोल था, इंटरनल पॉलिटिक्स, अकाली दल, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी इससे पहले जो 2 वीडियो बनाई है उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो वो आप देख लीजिएगा। मैं उसके आगे का बता रहा हूं। तो होता क्या है कि पंजाब के अंदर ये सारी एक्टिविटी करना बहुत ही मुश्किल था। तो तलविंदर सिंह परमार जो था वो कनाडा पहुंच चुका था और वहीं से बब्बर खालसा को ऑपरेट कर रहा था। अब इसने क्या किया कि 1981 में इसने पंजाब के 2 पुलिस वालों को वहीं से बैठे बैठे मरवा दिया था। और ये पहली बार था जब इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी जी ने कनाडा के जो ऑफिशियल्स थे उनसे बात करी थी और उनसे कहा था कि जो तलविंदर सिंह है ये कनाडा के अंदर इंडिया के अगेंस्ट की एक्टिविटी कर रहा है, तो इसको आप हमें दे दीजिए। अब जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कनाडा के पीएम थे वो जस्टिन ट्रूडो के फादर पीए ट्रूडो थे, जो नहीं माने और उन्होंने मना कर दिया इंदिरा गांधी जी को। अब इसके 3 साल बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल जो था उसके ऊपर अटैक होता है और इंडिया के जो सिख थे उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड के जो सिख थे वो बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। और इंडिया के बाहर जो था वो काफी एक्टिविटी शुरू हो गई थी, स्पेशली कनाडा के अंदर इंडिया अगेंस्ट जो एक्टिविटी थी वो बहुत ही तेज हो गई थी। और 1984 में दोबारा से इंदिरा गांधी जी ने कनाडा के जो पीएम थे उनको लेटर लिखा था, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। उसके जस्ट 2 महीने बाद ही इंदिरा गांधी जो थी उनके ऊपर अटैक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो दिल्ली के अंदर सिखों के साथ कत्लेआम होता है और ये जितनी भी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अलग अलग जगह से ऑपरेट कर रही थी ये बहुत ही तेजी से एक्टिवेट हो जाती हैं और जिसको लेके फिर से इंडिया कनाडा को लेटर लिखता है, कई सारे डॉसियर भेजता है कि वहां पे एक्टिविटी हो रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन कनाडा इन सारे मामलों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था, वो इसको एक इंडियन पॉलिटिकल इशू की तरह देखता था। लेकिन जो इंटेल दिए थे इंडिया ने कि कुछ बड़ा होने वाला है, इस बार ये सही होता है। 1985 में इसके जस्ट 1 साल बाद बब्बर खालसा एयर इंडिया के प्लेन में बॉम्ब रख देता है और 300 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। अब कनाडा इस पूरे केस में इंक्वायरी तो बैठाता है लेकिन उतना एक्टिव नहीं रहता है। सिर्फ एक आदमी था इंदरजीत सिंह रियात, उसके अलावा किसी को भी सजा नहीं मिलती है। जो इस पूरे एयरप्लेन बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार, वो बच के निकल जाता है और वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। इसको लेके भी इंडिया कनाडा से गुस्सा था, लेकिन इंडिया उस टाइम पे ऐसी पोजीशन में नहीं था कि कनाडा के ऊपर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बना पाए। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि तलविंदर सिंह परमार जो कि पाकिस्तान पहुंच चुका था वो किसी काम से इंडिया घुसता है और जैसे ये घुसता है इंटेल मिलती है इंडिया को और इंडिया तलविंदर सिंह परमार को मार देती है। अब इसके भी कई सालों तक इंडिया कनाडा के रिलेशन जो होते हैं वो थोड़े से खराब होते हैं। कनाडा के अंदर से कई सारी एक्टिविटी होती थी जो इंडिया के अगेंस्ट में होती थी, जो खालिस्तानी ग्रुप्स थे वो करते थे। लेकिन 1995 आते आते कनाडा के जो पीएम थे वो जोसेफ बनते थे, जो थोड़े से सॉफ्ट थे इंडिया की पॉलिसी को लेके और इन्होंने काफी ट्राई भी किया इंडिया से अच्छे रिलेशन करने के लिए। ये इंडिया भी आए थे, इन्होंने इंडिया के साथ 75 से ज्यादा ट्रेड डील भी की थी। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे सबको लग रहा था कि इंडिया कनाडा के जो रिलेशन है वो सुधर जाएंगे। लेकिन उसी साल 31 अगस्त 1995 को पंजाब के जो सीएम थे बीएन सिंह, इनकी हत्या कर दी जाती है और ये सारा का सारा ब्लेम जो है वो खालिस्तानियों के ऊपर आता है। एक सीएम की हत्या होना इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न था। इसके बाद पंजाब पुलिस जो थी वो काफी एक्टिव हो जाती है, बहुत से लोगों को उठाती है और इसी टाइम पे पुलिस जलंधर से एक दूध वाले को उठाती है जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। इसके साथ साथ इसके भाई और फादर को भी उठाती है। बाद में पता चलता है कि सीएम की जो हत्या हुई थी उसके पीछे जगतार सिंह था, लेकिन उस टाइम पे पुलिस ने कई सारे ऐसे लोग पकड़े थे जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अभी जो निज्जर था ये क्या करता है कि 10 फरवरी 1997 में पुलिस को पैसा खिला के जेल से भाग जाता है। उसके बाद ये रवि शर्मा नाम से एक फेक पासपोर्ट बनवाता है और फ्लाइट पकड़ के टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पे उतरता है। अब कनाडा की अथॉरिटी जब इससे एफिडेविट भरवाती है तो उसमें इसने डिक्लेरेशन दिया था और उसमें कई सारी चीजें लिखी थी, जिसमें इसने लिखा था कि मुझे इंडिया से भाग के यहाँ आना पड़ा है, इंडिया के अंदर सिख के ऊपर जुल्म हो रहे हैं और अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे मार दिया जाता, आप मुझे बचा लो। ये सारी चीजें कहता है और असाइलम की मांग करता है वहां पे। इसमें यह भी बताता है कि मेरे फादर, मेरे भाई ये अभी भी जेल में है, इसको भी वहां पे करंट लगाया गया। ये सारी चीजें मेंशन करता है और ये ऐसे ही हाथ उठा के नहीं आ गया था, ये मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के लेके आया था। कनाडा की अथॉरिटी जो थी, जो इसका पासपोर्ट था और जो मेडिकल सर्टिफिकेट था, ये दोनों चेक करवाती है तो बाद में पता चलता है कि ये दोनों चीजें इसने फेक बनवा रखी थी और जैसे ही कनाडा की जो अथॉरिटी थी उसको पता चलता है वो इसको वहां से भगा देती है। अब ये क्या करता है कि 11 दिन तक गायब रहता है और 11 दिन के बाद अपने लिंक से एक फेक मैरिज का अरेंजमेंट कर लेता है। कुछ जुगाड़ लगा के एक लड़की से शादी कर लेता है और वो जो लड़की थी वो इसका वीजा स्पॉन्सर कर देती है। इसको कनाडा के अंदर एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन आगे चल के फिर से इंक्वायरी बैठती है तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो थी इस पूरे वीजा प्रोसेस को फ्रॉड बताती है, इसके
अगेंस्ट में ये भी कई सारे कोर्ट में केस लड़ता है कनाडा के, और फिर ये धीरे धीरे चल के इसको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब सिटीजनशिप मिलने के बाद ये क्या करता है कि कनाडा के अंदर प्लम्बिंग का बिजनेस खोलता है, और धीरे धीरे आगे चल के कनाडा के जो ब्रिटिश कोलंबिया है वहां पे गुरु नानक सिख गुरुद्वारा जो है उसका प्रेसिडेंट बन जाता है, और कई सारे जो खालिस्तानी ग्रुप थे उनके टच में भी आ जाता है। अभी जो निज्जर था ये तो कनाडा के अंदर सेटल हो जाता है। इधर इंडिया में ये जो जगतार सिंह था, जो सीएम के मर्डर के केस में इसको पुलिस अंदर कर लेती है, ये कबूल कर लेता है कि इसने पंजाब के जो सीएम थे उनको मारा है, और ये भी कहता है कि इसको कोई भी अफसोस नहीं है। अब जब ये जेल में बंद रहता है, इसकी सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है। अब ये 2004 में जेल से एक सुरंग खोदता है और वहां से भाग जाता है, और भागने के बाद ये पाकिस्तान पहुंचता है, और वहां पे जाके ये सेम ईयर में खालिस्तान टाइगर फोर्स बनाता है। ये एक मिलिटेंट आउटफिट की तरह ऑपरेट करता है खालिस्तान मूवमेंट के लिए, और इसका मकसद यही था कि इसको पंजाब को इंडिया से अलग करना है। अब जब ये पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान की जो आईएसआई थी उसका पूरा सपोर्ट था इसको। ये सारी चीजों मैं आपको बता रहा हूं, ये पंजाब पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिक्लेरेशन में दी हुई है, ये आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना। अब इधर कनाडा में बैठा हुआ जो निज्जर था वो पाकिस्तान में बैठे हुआ जो जगतार सिंह था उसके टच में आ जाता है, और ये एक दूसरे के सपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से पंजाब में अपनी एक्टिविटीज जो है वो बढ़ाने लगते हैं। अब निज्जर जो था, ये जो आईईडी हथियार वगैरह थे, इसकी जो ट्रेनिंग थी वो कनाडा के अंदर तो नहीं कर सकता था, तो निज्जर जो था वो पाकिस्तान भी जाता रहता था और ट्रेनिंग लेके वापस कनाडा पहुंच जाता था। और ये सारी ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद 2007 में लुधियाना में एक सिंगार मूवी हॉल था, निज्जर उसमें बॉम्ब प्लांट करता है। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली जाती है, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो निज्जर का नाम सामने आता है। यहां से निज्जर इंडिया की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। अब 2007 में निज्जर जो है वो मूवी हॉल के अंदर अटैक करता है इंडिया के अंदर। इसी साल अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2007 में, यूएस के अंदर एक लॉयर था गुरपतवंत सिंह पन्नू, आजकल आप इसका नाम बहुत सुनते होंगे। तो 2007 में ये जो पन्नू है ये सिख फॉर जस्टिस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन खोल देता है यूएस के अंदर। इसका कहना था कि 1984 में सिखों के साथ जो हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन उसका बदला लेगी, और इस एजेंडा के साथ खालिस्तान बनाने के लिए इन्होंने कनाडा और यूएस में कई सारे लोगों से पैसा भी इकट्ठा करना चालू किया। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद इसने कई सारी चीजें की, जैसे इसने यूएस के कोर्ट में जाके कमलनाथ, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, कई लोगों के खिलाफ यूएस के कोर्ट में जाके केस फाइल करना चालू किए। यूएन में भी कई सारी रिपोर्ट सबमिट की, और रेफरेंडम 2020 भी स्टार्ट करवाया, जिसमें इन्होंने कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे वोटिंग कराना भी स्टार्ट किया, जिसका मोटिव था कि पंजाब को इंडिया से अलग करो। एक बार ऐसा भी हुआ था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो था, इसने अनाउंस भी कर दिया था कि ये जो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक परमानेंट ऑफिस होगा, और वो होगा पाकिस्तान के लाहौर में। तो ये जो सिख फॉर जस्टिस थी, यूएस के अंदर पन्नू चला रहा था इसको, और इसने इसकी एक ब्रांच कनाडा में भी खोली, और वो कनाडा वाली जो ब्रांच थी उसका हेड जो था वो निज्जर को बना दिया था इसने। और पाकिस्तान के अंदर जगतार सिंह खालिस्तान टाइगर फोर्स चला रहा था। उस टाइम पे तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इंडिया के खिलाफ काम करती थी। अब होता क्या है कि 2008 में पाकिस्तान को टेरर फंडिंग की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और 2009 में इनको निकाल तो दिया जाता है, लेकिन कुछ साल बाद इनके ऊपर फिर से तलवार लटक रही थी कि ये दोबारा से इनको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, और इससे बहुत नुकसान हो रहा था इनको। तो ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। इस टाइम पे इन्होंने कई सारे जो टेररिस्ट आउटफिट थे उनको अपने देश से बाहर किया था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो जगतार सिंह था, इसको अपना पूरा जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो ऑपरेशन था वो पाकिस्तान से मूव करके थाईलैंड ले जाना पड़ा था, और इसमें पूरी मदद जो थी वो निज्जर ने करी थी। और उसके बाद जगतार सिंह जो था वो खालिस्तान टाइगर फोर्स जो था वो थाईलैंड से ऑपरेट करने लगा था। अब देखिए, पाकिस्तान में तो इंडिया की मजबूरी थी, वहां पे वो ऑपरेशन नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही जगतार सिंह थाईलैंड पे ऑपरेट करना शुरू करता है, इंडिया की फोर्सेस 2014 में इसको पकड़ लेती और जेल में उठा के डाल देती। जगतार सिंह के पकड़े जाने के बाद जो खालिस्तान टाइगर फोर्स थी उसको निज्जर चलाने लगता है, और इंडिया उस टाइम पे कुछ ज्यादा कर नहीं पाता क्योंकि कनाडा से ही ऑपरेट करता था, और जो कनाडा की गवर्नमेंट थी वो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करने में इंटरेस्टेड लग नहीं रही थी। अब इसके बाद ईयर आता है 2015, और पियर ट्रूडो के जो बेटे थे जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा के पीएम बनते हैं। कनाडा के अंदर टोटल 338 सीट्स थी, जिसमें से जीतने के लिए 170 चाहिए थी, और जस्टिन ट्रूडो को 184 सीट्स मिली थी और वो जीत गए थे। तो जब ये पीएम बनते हैं तो सेम ईयर में इंडिया ट्राई करती है इनको भी कई सारे डॉसियर और डॉक्यूमेंट वगैरह देने के लिए। इंडिया ने इस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट भेजे थे उसमें ये सब मेंशन था कि जो निज्जर है वो इंडिया के अंदर पाकिस्तान के थ्रू पैराग्लाइडिंग से हथियार वगैरह भिजवा रहा है, वहां से ऑपरेट कर रहा है, तो इसको आप रोकिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस पे कोई एक्शन नहीं लगते, बल्कि वो अपने पापा से भी एक कदम आगे निकलते हैं। वो पीएम बनते हैं 2015 में, और फरवरी 2016 को जस्टिन ट्रूडो इंद्रजीत सिंह रियाद, जिसने एयर इंडिया की प्लेन में बॉम्ब रखा था, जिसको 10 साल की सजा हुई थी, उसको जेल से रिहा कर देते हैं। अब इस टाइम पे इंडिया और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक चीज होती है, 2016 में
इंटरपोल जो था वो निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देता है। अब देखिए जस्टिन ट्रूडो से सपोर्ट नहीं मिल रहा था और इसके साथ साथ 2017 में कनाडा की पॉलिटिक्स में खालिस्तान सिंपैथाइजर जगमीत सिंह की एंट्री होती है और वो कनाडा की पॉलिटिकल पार्टी एनडीपी के हेड बन जाते हैं और इंडिया कनाडा का जो रिलेशन का ग्राफ था वो इसके बाद और नीचे आ जाता है। अब ये कैसे हेड बने, पॉलिटिक्स क्या काम कर रही थी, वो सब हमने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब होता क्या है कि 2019 में कनाडा के अंदर इलेक्शन होने थे और उससे एक साल पहले 17 फरवरी 2018 को जस्टिन ट्रूडो इंडिया पहुंचते हैं। अब ये जो जस्टिन ट्रूडो की विजिट थी इंडिया के अंदर, ये एक वीक के लिए थी, जिसमें से मेनली इनको बिजनेस डील वगैरह करनी थी और पंजाब, मुंबई, दिल्ली, आगरा यहां पे विजिट करना था। लेकिन उससे ज्यादा इनका फोकस कनाडा के अंदर ये जो सिख कम्युनिटी थी उनको ये साबित करना था कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी के कंपैरेटिवली ये ज्यादा क्लोज हैं सिख कम्युनिटी के। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर भांगड़ा किया, गोल्डन टेम्पल गए, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक ब्लंडर ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। जब ये इंडिया आ रहे थे तो ये अपने डेलीगेशन में अपने साथ एनर्जी, एग्रीकल्चर, फाइनेंस मिनिस्टर की बजाय पहली चीज तो ये अपने साथ हरजीत सिंह को लेके आए जो कि खालिस्तानी सिंपैथाइजर है, और दूसरी चीज जिससे सबसे ज्यादा बवाल हुआ, ये अपने साथ जसपाल अतवाल को भी लेके आए। अब इसका नाम देख के इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसको इंडिया लेके आना मतलब ऐसे समझ लो कि मोदी जी जो बाइडेन से मिलने जा रहे हैं और वहां पे वो लादेन को ले गए। जसपाल ने उज्जवल दोसांझ जो था, जो खालिस्तान के खिलाफ था, उसके ऊपर अटैक किया और इसने पंजाब के मिनिस्टर मलकेश सिंह सिद्धू जो कि अकाली दल से थे, ये जब कनाडा गए थे अपने रिलेटिव की मैरिज में तो उनके ऊपर अटैक करा दिया था और 20 साल की सजा भी हुई थी जसपाल को। ऐसा आदमी जो इंडिया के मिनिस्टर पे अटैक कर रहा है, उसको जस्टिन ट्रूडो इंडिया कनाडा के डिनर पे इनवाइट करा है। ये वो इनविटेशन लेटर है और जस्टिन ट्रूडो की वाइफ के साथ ये जसपाल जो था ये फोटो वगैरह भी खिंचवा रहा था। अब इसके बदले में इंडिया की तरफ से भी इनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया पहुंचे थे तो इनको लेने के लिए एक छोटा मिनिस्टर भेज दिया था और आगरा में भी जब ये गए थे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दिया था। जबकि इजराइल के पीएम आए थे तो मोदी जी खुद उनको लेने गए थे और जब वो ताजमहल देखने गए थे योगी जी ने खुद ताजमहल दिखाया था। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी विजिट में बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह, उनसे एक मीटिंग हो जाए, लेकिन अमरिंदर सिंह ने साफ मना कर दिया। और जब इन्होंने दोबारा लेटर लिखा तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह इनसे मिलने को रेडी हो गए, लेकिन वहां भी ट्रूडो की कुछ बात अच्छे से हुई नहीं। अमरिंदर सिंह ने इनको 9 खालिस्तानी लीडरों की लिस्ट पकड़ा दी और कहा कि आप इनको अपने देश में रोकिए, ये इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनमें से एक नाम था निज्जर का। अभी जो पूरी विजिट थी ना जस्टिन ट्रूडो की इंडिया के अंदर, ये बहुत ही बुरी रही। ये वापस कनाडा जाते हैं, इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, कनाडा के लोग ही बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। उस टाइम के आर्टिकल ऐसे थे, ट्रूडोज इंडिया ट्रिप इज टोटल डिजास्टर, जस्टिन ट्रूडो मेक्स अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। इनके खुद के पॉलिटिशियंस ने यह कहना शुरू कर दिया कि जस्टिन इस इंडिया ट्रिप पे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बजाय अपने इलेक्टोरल इंटरेस्ट को सिक्योर करने गए थे, जिससे कनाडा का नुकसान कराया इन्होंने। अब जब कनाडा के अंदर भी ये बातें उठने लगी तो जस्टिन की जो गवर्नमेंट थी उनको समझ में आ गया था कि उन्होंने ब्लंडर कर दिया और उसके नेक्स्ट डे इन्होंने क्या किया कि कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट जो थी उसको कंडेम किया और इंडिया को खुश करने के लिए ये भी बोला गया कि हम यूनाइटेड इंडिया के साथ खड़े हैं। अब ये सारी चीजें इन्होंने बोल तो दी थी, लेकिन ये भूल गए थे कि इनको जो खालिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं उनका भी ध्यान रखना है। और जैसे ये बोलते हैं उसके नेक्स्ट डे 1 मार्च 2018 को काफी पॉलिटिक्स हुई। ये जो खालिस्तानी पॉलिटिशियंस थे इन्होंने लॉबिंग करना शुरू की और सेम डे 1 मार्च को ही कनाडा ने ये जो पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन वगैरह किया था इस सबको हटाना पड़ा। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि खालिस्तानी पॉलिटिशियंस जो है उनकी पकड़ कितनी अंदर तक है। अब ये बात यहां भी नहीं खत्म होती है। इसके बाद अप्रैल 2019 को कैनेडियन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें कनाडा की जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी थ्रेट है वो क्या क्या है उसके बारे में सारी डिटेल्स मेंशन थी उस रिपोर्ट में। उसमें लिखा था कि सम इंडिविजुअल्स इन कनाडा continue to support violent means to establish an independent state within India। ये जितनी एयर इंडिया बॉम्बिंग वगैरह थी सबके बारे में लिखा हुआ था और जिस तरीके से लैंग्वेज यूज हुई थी वो भी खालिस्तानी सपोर्टर जो थे उनको अच्छी नहीं लगी। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद कनाडा के एमपी रणदीप सिंह सराई और जगमीत सिंह काफी गुस्सा हो जाते हैं। फिर इन्होंने एक लेटर लिख के प्रेशर बनाया और इस पूरी रिपोर्ट में से खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट जो वर्ड वगैरह थे इन सबको हटवाया गया। अब इसके बाद 21 अक्टूबर 2019 को कनाडा में होने थे इलेक्शन। इस इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो के साथ साथ एनडीपी की तरफ से जगमीत सिंह भी पीएम की जो रेस थी उसके लिए खड़े हुए थे। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 338 सीट्स जो थी वो टोटल थी कनाडा के अंदर, उसमें से 170 चाहिए थी जीतने के लिए, लेकिन इस बार जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 157 सीट्स ही मिलती हैं और जगमीत सिंह जो थे उनको 24 सीट्स मिलती हैं। अब इनका जो भी डिस्कशन होता है उसके बाद होता यह है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उनको जगमीत सिंह सपोर्ट कर देते हैं और जस्टिन ट्रूडो पीएम बन जाते हैं और 2021 में भी सपोर्ट किया था। यही रीजन है कि कनाडा के अंदर जगमीत सिंह को
किंग मेकर भी बोला जाता है, और कभी कभी मजाक में लोग जस्टिन ट्रूडो को जस्टिन सिंह ट्रूडो भी बोल देते हैं। अब इन सारी रीजंस की वजह से जस्टिन ट्रूडो की डिपेंडेंसी जगमीत पे बढ़ गई थी, और जगमीत का जो कट था वो कनाडा की जो पॉलिटिक्स थी उसमें भी डे बाय डे बढ़ रहा था। और इन सारी चीजों के बाद जगमीत सिंह को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसके लिए ये इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाने थे उसके लिए जगमीत सिंह ने रिक्वेस्ट कर दिया था, लेकिन जो न्यूज चैनल था उसने ये क्वेश्चन देने को मना कर दिया। तो जैसे उसने मना किया तो जगमीत सिंह ने इंटरव्यू देने के लिए मना कर दिया, और उस चीज पे न्यूज चैनल ने ये कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम ये पब्लिकली डिस्क्लोज कर देंगे कि आपने क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट किया और हमने नहीं दिए, इस वजह से आपने इंटरव्यू कैंसिल किया। तो कई सारे लंबे डिस्कशन के बाद ये इंटरव्यू देने को रेडी होते हैं। अब जब ये इंटरव्यू में बैठते हैं तो ये खालिस्तानियों को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन इंटरव्यू के अंदर जो न्यूज एजेंसी थी वो इनको फंसा लेती है, और जगमीत सिंह, ये जो एयर इंडिया की बॉम्बिंग हुई थी उसमें तलविंदर सिंह को ऑफिशियली जिम्मेदार बता देते हैं। 19 और 2021 में जो जगमीत सिंह ने सपोर्ट किया था जस्टिन ट्रूडो को, इसके बाद जस्टिन ट्रूडो इंडिया के डोमेस्टिक इश्यूज जो थे उसके ऊपर भी कमेंट करने लगे, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, अमृतपाल सिंह वाला जो केस था, इन सब पे उसके छोटे छोटे कमेंट आने लगे थे। और पैरेलली कनाडा के अंदर निज्जर जैसे लोगों का भी कद ऊंचा हो रहा था डे बाय डे। पहले जो निज्जर चुप रह के काम करता था, अब वो काफी खुल के काम करने लगा था। पंजाब के अंदर जो गैंगस्टर थे उनके साथ भी निज्जर के कनेक्शन सामने आने लगे थे किलिंग वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि वो खुद इंडिया नहीं आ सकता था। एनआईए की रिपोर्ट में निज्जर के कनेक्शन में सबसे ऊपर नाम आया था अर्शदीप सिंह दल्ला का। इसके थ्रू ये हवाला का पैसा, फंडिंग, किलिंग, ये सारी चीजें पंजाब के अंदर करवाता था। लेकिन जब इंडियन एजेंसीज ने अर्शदीप सिंह दल्ला के ऊपर भी जब प्रेशर बनाया तो निज्जर ने इसको भी कनाडा बुला लिया और वहां पे ही उसका सेटलमेंट कर दिया। अब इसमें ये भी चीज थी कि जब चाहते थे तो कनाडा में सेटल भी करवा सकते थे। एरिन ब्रुक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इस बार का जो ओलंपिक होने वाला है इसमें इनके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं, लेकिन इनको कनाडा ने सिटीजनशिप नहीं दी है। ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि हमारी कंट्री में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। वहीं निज्जर हो गए, अर्शदीप जैसे लोग हो गए, इनको राइट अवे सिटीजनशिप मिल जाती है। अच्छा, इंडिया तो क्वेश्चन कर ही रहा है, जो वहां के लोकल कैनेडियन सिटीजन हैं वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि ये किर्क हैं, इन्होंने पोस्ट करके अपनी नाराजगी दिखाई। तो देखिए 2020 में इंडियन एजेंसी जो थी वो निज्जर हो गए, अर्शदीप सिंह दल्ला हो गए, इन सबको आतंकी घोषित कर दिया था और इनको सबको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन इन सब चीजों का इन पे कोई असर नहीं हो रहा था। इसके जस्ट एक साल बाद 2021 में निज्जर ने एक कम्युनल हेट क्रिएट करने के लिए एक पंडित जी की किलिंग करवा दी थी, और एनआईए ने इस चीज को प्रेस रिलीज करके कंफर्म किया था कि इस पूरे इंसिडेंट में निज्जर का इन्वॉल्वमेंट है। एक गगनदीप नाम के आदमी को वेपन सप्लाई करवा के ये किलिंग करवाई गई थी। और देखिए जितने भी इंसिडेंट हुए हैं इन सब में इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान की आईएसआई का भी नाम लिया है। इंडिया ने मल्टीपल टाइम कनाडा को डॉसियर, डॉक्यूमेंट ये सब भेजे हैं जिसमें पाकिस्तान के आईएसआई का नाम क्लियरली लिखा हुआ है, जिसमें मेनली फोकस ये है कि पाकिस्तान खालिस्तान के लिए जो फंडिंग कर रहा है ये सारी चीजें डिटेल उसमें दी हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि मैं इंडियन हूं तो जबरदस्ती हर चीज में पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दे रहा हूं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सर्च मारोगे आपको 50 चीजें मिल जाएंगी जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा, और कुछ मैं आपसे शेयर भी कर देता हूं। जैसे सिख फॉर जस्टिस की जो वेबसाइट है www.sikhforjustice.org और www.2020referendum.org, इसका मैनेजमेंट और लिंक पाकिस्तान की वेबसाइट से निकला snip.pk से। पाकिस्तान का आमिर सिद्दीकी वेब डेवलपर जो था वो इस वेबसाइट को मैनेज कर रहा था, प्लस इसका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो था वो भी यहीं से होस्ट हो रहा था, जो कि बाद में चेंज हुआ। सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने कई बार पाकिस्तान के पीएम और चाइना की अथॉरिटी को इंडिया के अगेंस्ट साथ खड़े होने के लिए ओपन लेटर भेजे हैं। इंडिया के सीक्रेट एजेंट ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट शहीद महमूद मलही, इनके कंप्यूटर से कई सारे डॉक्यूमेंट लीक कर दिए, जिसमें यह मिला कि ये जो रेफरेंडम 2020 है इसकी डिटेल्स जो ऑलरेडी होनी थी उससे पहले ही इनके पास थी। पाकिस्तान के आईएसआई ग्रुप में इस चीज को ऑपरेशन एक्सप्रेस के नाम से डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन इस चीज को खालिस्तानी ग्रुप टाइम टू टाइम मना कर देते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो खालिस्तान के जो लीडर है वो कभी भी पाकिस्तान वाले एरिया जो है उसकी बात नहीं करते। जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर 2 मिलियन सिख थे, लेकिन वहां के गुरुद्वारे हो चाहे वहां की सिख कम्युनिटी हो उन पे कई बार हमले हुए हैं, और आज की डेट में तो सिर्फ हजारों की संख्या में बचे। पाकिस्तान के अंदर जो राजा रंजीत सिंह जी की जो मूर्ति थी उसको भी हथौड़ा मार के खंडित कर दिया था इन लोगों ने। इनफैक्ट पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है वहां पे ज्यादा चीजें हैं, जैसे ननकाना साहिब जो कि गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस है, करतारपुर साहिब, ये सब पाकिस्तान वाले पार्ट में ही है। इनकी ये लोग बात ही नहीं करते हैं। पहले खालिस्तान का जो ये वाला मैप था, अब ये लोग सिर्फ इंडिया वाले पार्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान की जो बेनजीर भुट्टो थी वो पाकिस्तान की जो आर्मी थी, जो आईएसआई थी, इनको आगाह भी करती रहती थी कि ये जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं बहुत गलत है, ये आगे चल के इनको ही दिक्कत देगा। बेनजीर ने खालिस्तान सेपरेटिस्ट जो थे उनकी डिटेल भी राजीव गांधी को दी थी, जिसके लिए इनको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। देखिए सारी चीजें बैक टू बैक हो रही थी, और इंडिया जो था वो हर बार कनाडा को डॉक्यूमेंट, प्रूफ, डॉसियर वगैरह ये सब भेजता रहता था, लेकिन कुछ एक्शन नहीं होता था। लेकिन इंडिया का जो पेशेंस है वो लूज हुआ इसी साल 2023 में। 2023 के स्टार्टिंग में ही 25 फरवरी को ब्रिस्बेन में इंडियन एम्बेसी पे अटैक हुआ।
फिर इसके अगले मंथ मार्च 2023 में खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के कई लोगों ने इंडियंस पे भी अटैक किया और इसके 4 दिन बाद यूके के पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट भी होने लगे। ऑस्ट्रेलिया के जो मंदिर थे वहां पे तोड़फोड़ और एंटी इंडिया ग्राफिटी के केसेस भी आने लगे। एम्बेसी के ऊपर जो इंडियन फ्लैग लगे थे उसको नीचे उतारना, उसको पैरों में लगाना, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी ऑलरेडी। इस साल भी इंडियन गवर्नमेंट ने यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सबको डिटेल्स भेजी, अलग अलग डॉक्यूमेंट भेजे। यूके और ऑस्ट्रेलिया ने तो इसको एक्नॉलेज किया, लेकिन कनाडा ने इस पे भी रिएक्शन नहीं दिया। ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसकी तो AK सीरीज की जो गन है उसके साथ वीडियो तक वायरल हो रखी है। इलीगल जो गन्स होती हैं उसके साथ इसकी फोटो है। मोस्ट वांटेड तक घोषित कर दिया इंडिया ने, 10 लाख का इनाम रख रखा है। उसके बाद भी कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इसको एक प्लम्बर ही बोलती है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी वार्न किया कि अगर बाकी कंट्रीज हमारे डिप्लोमेट जो बाहर रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं मेंटेन करेगी तो इंडिया की तरफ से रिएक्शन आएगा। If they do not take this seriously, if there are incidents like the what you saw, there will be reactions from India. अब होता क्या है कि अप्रैल में ये सब स्टेटमेंट वगैरह तो चल रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती। 6 मई 2023 को इसी साल परमजीत सिंह पंजवार, जो कि पाकिस्तान के लाहौर में वहां पे फेक करेंसी, हवाला का पैसा इधर उधर करना, बेसिकली खालिस्तान के लिए फंड रेस करता था पाकिस्तान में बैठ के। तो ये मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, अचानक से 2 लोग आते हैं और इसको गोली मार देते हैं और आज तक नहीं पता चलता कि किसने मारी गोली। अब इसके तुरंत बाद 15 जून 2023 को अवतार सिंह खंडा, जिसने सिख फॉर जस्टिस और पन्नू के साथ काम भी किया था, रेफरेंडम वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराए थे, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जो है उसका चीफ भी रहा है, बब्बर खालसा भी इसके लिंक थे। इसने इंडियन डिप्लोमेट्स को भी कई बार धमकी दी थी। इंडियन एम्बेसी पे जो फ्लैग की बेअदबी भी हुई थी उसमें भी इसका नाम आया था। तो 15 जून को यूके के अंदर सस्पिशियस तरीके से इसकी भी डेथ हो जाती है। अब एक एक करके जो खालिस्तान के लिए फंड रेज कर रहे थे या जो उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उनके मरने की तो खबर आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो कश्मीर के अंदर भी एक्टिविटीज कर रहे थे, उनके नाम भी आने लगे, उनको भी अननोन लोग गोली मारने लगे। सिर्फ इसी साल 2023 में दाऊद मलिक, शहीद लतीफ, जियाउर रहमान, अबू कासिम, सरदार हुसैन, सैयद नूर, बशीर अहमद, सैयद खालिद, इन सब लोगों को अनजान लोगों ने गोली मार दी। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो 17 जून 2023 को कैनेडियन अथॉरिटी निज्जर के पास आती है और कहती है तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं बताती है। और एक ऑडियो भी सामने आती है जिसमें निज्जर को मारने की बात हुई। 23 को करीब 8:30 बजे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा है, वहां पे हरदीप सिंह निज्जर जो था वो अपने दोस्त गुरमीत सिंह के साथ बाहर निकलता है और पार्किंग की तरफ जाता है। इसके बाद अपने घर पे भी बात करता है। ये जो सारी डिटेल है मिनट बाय मिनट क्या हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये पब्लिश कर रखी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दिया, आप देख लेना। मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं आपको। जैसे ही पार्किंग की तरफ जाता है, एक सिल्वर कलर की गाड़ी निज्जर की गाड़ी के सामने आके लग जाती है। वहीं पे 2 लोग छुपे थे, वो लोग निकल के गोली चलाने लगते हैं, जिसमें से 34 गोलियां जो थी वो निज्जर को लग जाती है और वो मर जाता है वहीं पे। भूपेंद्र सिंह और मलकीत सिंह गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं। वो 2 लोगों को भागते हुए देखते हैं और गाड़ी के अंदर पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। इन्होंने हुडी पहन रखी थी, मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद पुलिस वगैरह आती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करती है, लेकिन 1 महीने तक वो कुछ ढूंढ ही नहीं पाती। इनफैक्ट पुलिस लोगों के सामने अनाउंस करती है कि अगर किसी को ये गाड़ी दिखी हो तो रिपोर्ट करें। लेकिन अगस्त के लास्ट वीक में यूएस जो है वो कनाडा को इन्फॉर्म करता है कि निज्जर की किलिंग में इंडिया के जो एजेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है। यूएस डिप्लोमेट जो कनाडा के अंदर थे उन्होंने कहा कि 5 आइज इंटेलिजेंस में ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये शेयर की गई थी। अब ये 5 आइज क्या है कि इसमें यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये एंग्लो स्पेयर देश है। इनका अपना एक 5 आई ग्रुप है। बेसिकली जहां पे एंग्लो सेक्शन एथनिसिटी रहती है उनको एंग्लो स्पेयर देश कहा जाता है। एक दूसरे के लिए हर सिचुएशन में ये लोग खड़े रहते हैं, एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। इन सब ने मिलकर एक स्टोन घोस्ट नाम से एक सीक्रेट कलेक्टिव डेटाबेस बना रखा है, जहां पे स्पेस से लेके सी तक हर इंटेलिजेंस एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये जो 5 कंट्रीज हैं इनकी 20 से ज्यादा एजेंसीज मिलके इंटेलिजेंस आपस में शेयर करती हैं। शुरू में जब ये एक दूसरे को डॉक्यूमेंट शेयर करते थे तो उसके ऊपर लिखा रहता था, इन 5 कंट्रियों के नाम लिखे रहते थे और आइज ओनली लिखा रहता था। तो इसकी वजह से इसका नाम 5 आइज पड़ा। डेविड कोहेन जो कनाडा में यूएस एम्बेसडर हैं, उन्होंने सीटीवी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शेयर्ड इंटेलिजेंस में जस्टिन ट्रूडो को बताया गया था कि किलिंग में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए बेसिकली बात ये हो रही है कि ये लोग जो थे ये लोग फोन टैप कर रहे थे इंडियन डिप्लोमेट्स का, वहां से इनको पता चला। लेकिन ये चीज बताई नहीं जा सकती क्योंकि खुद फंस जाएंगे कि आप डिप्लोमेट्स के फोन क्यों टैप कर रहे थे, इस वजह से ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे इस पे। तो देखिए अगस्त के लास्ट में इतना सारा कुछ हो रहा था। अब इसके बाद सितंबर के अंदर 9 सितंबर और 10 सितंबर को G20 होना था इंडिया के अंदर, सबको इंडिया आना था। यहाँ पे जो बाइडन और कनाडा के पीएम ये ऑलरेडी डिसाइड करके आए थे कि G20 के अंदर
इन मुद्दों को मोदी जी के सामने डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये चीज मेंशन है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी। तो ये लोग G20 में जाके डिस्कशन भी करते हैं और सारी डिटेल्स भी देते हैं, ऐसा कहा है फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट ने। लेकिन जस्टिन ट्रूडो उसके बाद भी अलग से एक सेपरेट मीटिंग चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी ने उसके लिए मना कर दिया। फिर उसके बाद जस्टिन ट्रूडो थे, वो जो डिनर होता है एक साथ, उसमें भी नहीं पहुंचे। उनका प्लेन खराब हो गया तो इंडिया ने ऑफर भी किया, तो वो उस प्लेन को भी लेने से इन्होंने मना कर दिया। पूरे G20 में इंडिया ने जस्टिन ट्रूडो को सही से ट्रीट नहीं किया। जब वो आए भी थे तो वही चीज, छोटे मिनिस्टर गए थे, प्लस जो भी बड़ा नेता आ रहा था बड़े बड़े देश का, तो ट्विटर के ऊपर भी सबको वेलकम किया जा रहा था। लेकिन कनाडा के जब पीएम आए थे तो उनको नहीं किया गया। और ये सारी ह्यूमिलिएशन के बाद जब ये कनाडा वापस पहुंचते हैं तो मीडिया के अंदर इनका काफी मजाक भी उड़ता है कि जस्टिन ट्रूडो फिर से अपनी बेइज्जती करा के ले आए। दिस वे आउट, पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर ही ये इमेज लगा के मजाक उड़ाया गया। अब जस्टिन ट्रूडो क्या करते हैं, 11 सितंबर 2023 को हाउस ऑफ कॉमन, जो कि कनाडा का पार्लियामेंट है, उसमें कहते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था उसमें इंडियन गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के पोटेंशियल लिंक के क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। Of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये जो स्टेटमेंट है काफी ओपन एंडेड रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब ये पवन कुमार राय, जो कि ओटावा की एम्बेसी में पोस्टेड थे, इनको निकाल देते हैं। और इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए कि ये जो पवन है, इनको हमने इसलिए निकाला है क्योंकि ये रॉ के हेड हैं यहाँ पे, इनकी वजह से ही निज्जर की जान गई है। और इस चीज को देख के इंडिया बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने एक गलती और करी थी। अब डिप्लोमेट को हटाया तो इन्होंने, उसके साथ साथ जो उनका नाम था वो भी पब्लिक कर दिया। अब इससे उनकी और उनकी फैमिली की जो सिक्योरिटी है कनाडा और इंडिया में, वो भी रिस्क पे आ गई थी। और ऐसे जनरली कोई कंट्री करती नहीं, जब भी कुछ ऐसा होता है तो बैक चैनल से ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जस्टिन ट्रूडो ने। अब इधर से इंडिया ने भी इसके जवाब में कनाडा के जो स्टेशन चीफ थे उनको हटा दिया। इस पूरे मैटर में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया इतना एग्रेसिवली रिस्पॉन्स कर रहा था। जनरली इस तरह का रिस्पॉन्स और लैंग्वेज जो यूज होती थी वो पाकिस्तान और चाइना के लिए होती थी। ये पहली बार था जब कनाडा को इंडिया जो है वो इस तरीके से डील कर रहा था। इंडिया ने कनाडा को ये बोला कि ये आतंकियों के लिए सेफ हेवन है। अब ये सारी चीजें तो चल रही थी, लेकिन इसी बीच में एक चीज और होती है। 22 सितंबर 2023 को सुखदूर सिंह गिल उर्फ सुक्खा, जिसको प्रो खालिस्तानी बोला जाता है, इसको भी कनाडा के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने आके गोली मार दी। अब इससे टेंशन तो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसको गैंग वॉर का नाम लेकिन दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट किया फेसबुक पे, ये आप देख लीजिएगा, और इस किलिंग की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर ले ली। लेकिन इस चीज पे भी बहस छिड़ गई थी कि ये जो पोस्ट है जानबूझ के डलवाया गया है या सच में ऐसा गैंग वॉर है। अब देखिए, इसमें यूएन के चार्टर के हिसाब से अगर वॉर नहीं है, पीस का टाइम है, तो कोई भी कंट्री किसी और की कंट्री में घुस के ऐसे नहीं कर सकती। कायदे में अगर कोई गिल्टी है तो उसको इंटरनेशनल फोरम पे ले जाना चाहिए, वहां पे उसको सजा दिलानी चाहिए। लेकिन ये जो रूल्स है ना यूएन के, ये बाकी देशों के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन वेस्ट के लिए नहीं है। अभी जो वेस्ट कंट्रीज हैं ये अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का मसीहा तो प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन असल में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रूल फॉलो करती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे जब रशिया ने 2006 में ब्रिटेन के अंदर अलेक्जेंडर को मारा था, तब वेस्ट ने मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन वहीं जब 2018 में सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के अंदर जमाल को मारा था, तो यूएस ने कुछ नहीं किया था, क्योंकि सऊदी के अंदर ऑयल के इंटरेस्ट फंसे हुए थे। वहीं 2020 में यूएस ने किसी आम सिटीजन को नहीं, बल्कि ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था। तो ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, ये अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ना जाने कितने सालों से दूसरों की जमीन पे लोगों को मार रही हैं। बस फर्क इतना होता है कि ये इसको फैंसी नाम दे देते हैं, जैसे टारगेट किलिंग, सेल्फ डिफेंस, वॉर ऑन टेरर, और भी नए नए टर्म अभी हाल फिलहाल में लेके आए हैं, एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस। मतलब कि इस केस में लोग क्या करते हैं कि हमें इंटेलिजेंस मिली है कि हमारे देश को खतरा है, और ये बोल के वो जिसको भी देश में जाके किसी को भी घुस के मार देते हैं। तो देखिए, बात सारी ये है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये लोग स्टेप लेते हैं। यूएस को इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे इंडिया का मार्केट हो, चाहे चाइना को काउंटर करना हो। तो इसलिए आप यूएस की तरफ से तो देखो यही स्टेटमेंट देखोगे आने वाले टाइम में कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम नजर बनाए हुए हैं, यही सब ये लोग करेंगे। लेकिन ये जो सारी चीजें हुई हैं, इसकी वजह से जो ट्रेड रिलेशन है इंडिया और कनाडा का, वो बहुत ही नीचे आ गया। वैसे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, $4 बिलियन के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देश का फायदा है या हमारा नुकसान है, सिर्फ उनका फायदा है, दोनों का बराबर ही है। लेकिन एक चीज है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा बहुत जाते हैं, और जब एक स्टूडेंट कनाडा जाता है तो करोड़ों में पैसा लगता है। तो कनाडा की जो इकोनॉमी है, जो ऑलरेडी भी स्ट्रगल कर रही है, इस चीज का इंपैक्ट उस पर पड़ेगा। यही रीजन था कि इंडिया ने जब वीजा सर्विस होल्ड की थी तो कनाडा ने होल्ड नहीं की थी अपनी तरफ से, क्योंकि उसको पता था कि इस चीज से उसको दिक्कत होगी। वहीं कनाडा ने भी $21 बिलियन का पेंशन फंड इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया के मार्केट में। अगर ये हटा लेंगे तो इंडिया को भी दिक्कत होगी, इंडिया का भी स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। लेकिन इस पूरे गेम में कनाडा का जो ऑपोजिशन है, उन्होंने कहा है कि इस बार अगर वो जीत के आएगा
तो इंडिया के जो साथ रिलेशन है वो उनको सही कर देगा। और ये लोग एक कैंपेन भी चला रहे हैं, वी आर सॉरी इंडिया, प्रॉपर वेबसाइट बनाई है इन्होंने इस नाम से। अभी आजकल की बात करूं तो जस्टिन ट्रूडो थोड़े से डाउन हुए हैं, अभी सुनाई में आ रहा है कि बैक चैनल से इंडिया और कनाडा की जो बात है वो स्टार्ट हो गई है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुक्कू एफएम की बाइट आर्ट ऑफ विनिंग द चाणक्य वे एक बार जरूर सुनिएगा। विद इन 15 मिनट में आपको पूरी बुक के की आइडियाज मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।